रजत जी 6 से 7 वर्ष होने को हैं और सरकार ने अभी तक एक भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं किया है। सरकार ने बंद कर दिया। हमने 2.5 लाख रुपए का लोन लेकर कर्जा लेकर डीएलएड किया था और ये हम डीएलएड की मार्कशीट जला रहे हैं। और समय लगातार स्कूलों के बंद होने की खबर आप देख रहे हैं आ रहा है। जैसे प्राथमिक शिक्षक संघ बना हुआ है, ये किस लिए बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है? क्या दलाली करने के लिए बना हुआ है? देश में 1,26,028 पद रिक्त हैं, इस पे भर्तियों को विज्ञापन देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भर्ती को लेकर आपकी क्या रणनीति है, जिससे बच्चे जो है तो जानना चाहते हैं बहुत से लोग कि आगे रणनीति क्या? अभी यूपी टेट कब आ रहा है, सुपर टेट कब आ रहा है, तो क्या कुछ उम्मीद दिख रहा है कि कुछ यूपी टेट और सुपर टेट आने की? कब तक कहते हैं ना दोस्तों की मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, और उस इंसान को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। दोस्तों आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, और साथियों जितने भी साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो साथियों इस शख्स को नहीं जानते होंगे। आज हमारे साथ हैं साथियों उत्तर प्रदेश के जो है डीएलएड अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं रजत जी हमारे साथ जो है मौजूद हैं, और काफ़ी सपोर्ट भर्ती के मामले में जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीएलएड के, वो लगातार अपना सपोर्ट जो है भर्ती लाने के लिए कर रहे हैं। तो आइए जो है इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल छोटे से परिवार में। तो भैया जी रजत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से परिवार राज एकेडमी पर। और बहुत जो है छोटी सी बातचीत रजत जी के साथ हम करेंगे और आगे की रणनीति जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और रजत जी का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया के सभी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सभी पर इनके 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो संघर्ष हमेशा लगातार जो है ये भर्ती लाने के लिए करते रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, और लगातार बारिश के मौसम में भी रात दिन एक करके इन्होंने हमेशा जो है भर्ती लाने के लिए मुहिम चलाते रहे हैं। चाहे वह ट्विटर अभियान हो, चाहे जो है मैदान में खड़े रहकर जो है अभियान चलाने की बात हो, या दिन रात एक करके धरने पर बैठने की बात हो। तो चलिए साथियों स्वागत है और बात करते हैं। इनके लिए हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और आप सभी को यह वीडियो पूरा देखना चाहिए और बहुत कुछ आपको इस वीडियो से जानने में मदद मिलेगी। तो चलिए पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रजत जी का हमारे चैनल पर। और चलिए पहला प्रश्न है रजत जी से कि सर अभी आप जो है लगातार धरने में बैठे हुए थे और आपको जो है बहुत स्वास्थ्य जो है आपका खराब भी हो गया था, तो आप पहले ये बताइए कि कैसे हैं इस समय? आप जो है अभी लगातार आपका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आप जो है परेशान भी थे, आपने पोस्ट भी किया था, तो हमारे साथी जानना चाहेंगे कि इस समय आपका स्वास्थ्य कैसा है? जान ही रहे एक इंसान है जो है व्यक्ति स्वस्थ भी होता है अस्वस्थ भी होता है, प्रकृति का नियम है। जी। और इस प्रकृति के नियम में तो भाई मानव रूपी शरीर है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। बस ये है अस्वस्थ है, दवा चल रही है, आपने देखा भी है हमारे साथ जी कि विभिन्न टेस्ट भी अभी भी पैथोलॉजी से मैं आपके साथ ही था तो मैं गया भी था कि प्लेटलेट डाउन थी। अब ये आज चेक कराना था कि प्लेटलेट्स कितना बढ़ी है जी बिल्कुल, और कितने पहुंची है, उस हिसाब से डॉक्टर ने सलाह दिया है बेड रेस्ट करना है। तो फिलहाल बेड रेस्ट सारा दिन हुआ ही, तो आप कहे कि जरूर छात्रों के हित की बात है और छात्रों के हित के लिए ये इंटरव्यू है, तो जरूर इस इंटरव्यू में सहभाग देना चाहिए, क्योंकि हमारे छात्र जब से पता चला कि मैं बीमार हूँ काफ़ी परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगा कि आप ये छात्रों तक बात पहुँचनी चाहिए, उनको ये ना लगे कि हम अस्वस्थ हैं, गायब हो गए हैं, क्योंकि मैं अस्वस्थता की वजह से बेड रेस्ट की वजह से सोशल मीडिया और थोड़ा समाज में टहल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी मजबूरी समझ लीजिए या तो डॉक्टर की सलाह समझ लीजिए। तो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से जो है पूरा शरीर जो है सुस्त हो जाता है, जिससे आप कोई भी कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं। चलिए इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है कि रजत जी आपके चेहरे से तो आपको सब जानते हैं, थोड़ा अपने बारे में और कुछ बताने का कष्ट करें, जैसे कि आपका घर कहाँ पे और आपने जो डीएलएड किस बैच में आपने किया है? देखिए हमारा घर प्रतापगढ़ जिले में है और मैं मूलतः वहीं का निवासी हूँ जी, और हमारा पैतृक घर भी है और अस्थायी रूप से माता जी और पिताजी जो है जॉब में है, तो फिर जैसे अस्थायी जहाँ व्यक्ति रहता है तो वहाँ घर बना लेता है। बिल्कुल। हम फिलहाल लालगंज तहसील हमारा जो है लालगंज झारा जो हमारा पैतृक आवास है, और बाकी मैं कुंडा विधानसभा में भी मेरा घर है। अच्छा। और फिलहाल हमारा इतना सा परिचय है कि मेरा जो परिचय ये है कि 2017 बैच से डीएलएड है, उसके बाद स्नातक और परास्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा, और इस समय मैं विधि का भी छात्र हूँ, LLB भी कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार जब नौकरी नहीं देगी और समय बीतता रहेगा तो कम से कम उस समय का उपयोग करना चाहिए हर छात्र को। पता लगा हम सब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, केवल कोचिंग करते रह गए, लाइब्रेरी करते रह गए। देखिए समय है, ये जीवन में आपको समय पलट कर कभी दोबारा नहीं मिलेगा, तो जो समय चल रहा है आप अपनी कोचिंग भी करते रहिए, लाइब्रेरी भी करते रहिए, साथ में एजुकेशन को बढ़ावा डिग्री लेते रहिए जिसमें आपकी रुचि हो। तो मेरी रुचि थी कि मैं ग्रेजुएशन मेरा संस्कृत से था, तो
मुझे लगा कि मुझे प्रस्नातक भी संस्कृत से करना चाहिए। और जब मैंने प्रस्नातक पूर्ण किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो मुझे लगा कि मैं जो है लोगों के हित के लिए मैं लड़ता रहता हूँ, तो क्यों ना मैं LLB भी कर लूँ, और जिससे कभी अगर भर्ती नहीं आती है तो देश और समाज और अपने भाइयों के हित के लिए हाई कोर्ट में कम से कम या वकालत करके लड़ाई तो लड़ सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी तो जानकारी ये सारी चीजें होनी चाहिए कि अगर सरकार भर्ती नहीं देती तो अपने युवाओं की लड़ाई लड़ते रहें, एक मंच हमको मिलता रहे। तो मुझे लगा कि विधि की पढ़ाई जरूरी है, आज के समय में हर युवा को करना चाहिए। जिनको अपने हक अधिकार और समाज के प्रति सजग है उनको LLB भी करना चाहिए, मेरा विशेष कहना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आगे देखते हैं कि और तीसरा प्रश्न आपसे है कि रजत जी, आप हमेशा से नई शिक्षक भर्ती की मांग सरकार से करते रहे हैं और लगातार चाहे धरना प्रदर्शन हो या अनवरत धरना के माध्यम से दिन रात एक करते हुए धूप छांव बारिश में भी आप डटे रहे हैं। आपका वीडियो भी लोग देखते हैं और काफ़ी आपकी बड़ाई भी करते हैं कि लगातार हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डटे हुए हैं। तो स्वास्थ्य खराब होने की दशा में आप हमेशा 100% जो है एनर्जेटिक तब भी रहते हैं। हमने देखा कि धरने में आप जो है लगातार आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन आप इस तरह से डटे हुए थे धरने में कि ऐसा लग रहा था कि कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है एकदम 100% एनर्जेटिक है और लगातार हमारा साथ दे रहा है। तो इतना एनर्जेटिक आप रहने का राज क्या है, थोड़ा बता दीजिए हमारे साथ। देखिए साथियों, सबसे बड़ी चीज़ें एक जिम्मेदारी होती है। नेतृत्व करता मतलब नेता या लीडरशिप। अगर आप एक लीडर हैं, या कहते हैं ना कि पहले के समय में जब दो राजाओं में जब लड़ाई होती थी, तो जब एक राजा ये अफवाह फैलाने का प्रयास करता था कि उसका जो राजा या तो मारा गया या तो डर के भाग गया। जब राजा मारा जाएगा, अफवाह सुनेगी उसकी प्रजा या उसके सैनिक तो डिमोटिवेट होंगे। जब डिमोटिवेट होंगे तो आधी लड़ाई तो वैसे ही हार जाएंगे कि उनका जो अगुआ है, जो राजा, वो खुद ही भाग गया या तो मर गया। उसी प्रकार से जब मेरे कंधों पे लड़ाई ये चल रही है नई शिक्षक भर्ती की, और मैं बीमार होकर बैठ जाऊं, तो बेशक सी बात है कि लोगों में निगेटिविटी जाएगी। जो मेरे साथ, मैंने तब महाधरना 19 तारीख को रख दिया, 5 तारीख को महाधरना रखा, या अनवरत धरना चला रहा हूँ, और मुझे देख करके तमाम मेरे साथी अनवरत धरने में आ रहे हैं। उनको जब ये लगेगा कि भाई जो शीर्ष नेता है वो धरना रखकर बीमार है, तो वो डिमोटिवेट होगा, तो कोशिश करेगा जब मेरा नेता ही कमजोर है तो धरने में क्यों जाऊं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कमजोर भी हैं या थोड़ा अस्वस्थ भी है तो उसको साझा ना करें। उस समय जिस समय आप संघर्ष कर रहे हैं या जिस समय आप आंदोलन कर रहे हैं, उस समय अगर ऐसी चीजें हैं तो बेशक से उसको उजागर ना करें तो बेटर है। मेरी तबीयत उस समय भी खराब थी, लेकिन मैं ज्यादा उस समय सोशल मीडिया पे नहीं साझा किया, क्योंकि उस समय मुझे ये था कि मेरे दूर दराज के साथी आ रहे हैं आंदोलन में, और मैं इस समय अपनी कमजोरी साझा करता हूं तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होंगे। तो इसलिए उस चीज़ों को मैं 19 तक छिपाए रखा। जब मुझे लगा कि अब धरना समाप्ति के बाद मुझे लगा कि अब मैं बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो चुका हूँ, तो मैं डॉक्टरी परामर्श के अनुसार मैं अपना ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जैसा कि आपको भी ज्ञात ही होगा कि मैं अभी भी जांच के लिए पैथोलॉजी में मैं अपना 2 दिन 1 दिन में अपना पैथोलॉजी पे प्लेटलेट्स की जांच करा रहा हूँ, कितनी बढ़ा कितना घटा, उसी हिसाब से डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करता है, उसी हिसाब से हमारा इलाज भी हो रहा है। सही बात, सही बात। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो आपका नेता है, जो आपका अगुआ है, जो आपको आपके बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, आप समझ सकते हैं कि कितने कष्ट को झेलते हुए कि अपने आप को अस्वस्थ होने के बाद भी आपके साथ जो है लगातार जो है खड़े रहना और आपके लिए दिन रात एक करते हुए सरकार से लड़ाई लड़ना, ताकि जो हमारे साथी हैं वो बेरोजगार ना रहे, कम से कम कुछ ही भर्ती लगातार आती रहे, जिससे कुछ ना कुछ बेरोजगारी दूर होती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अभी जो है रजत जी 6 से 7 वर्ष होने को हैं और सरकार ने अभी तक एक भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं किया है, और आप 6 वर्षों से लगातार मांग उठा रहे हैं। आपने लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किया और सरकार अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं आया कि सरकार ने कहीं पर आपकी बात जो है अच्छे से सुनी हो। इस पर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या संदेश और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए बच्चों को हमेशा यही, मेरे भाई हैं जो मेरे साथी हैं 12 लाख परिवार, मैं उनको हमेशा ये संदेश देता हूँ, हमेशा कहता हूँ हौसला मत खोइए, डिमोटिवेट ना होइए। देखिए आप सब तो केवल लाइब्रेरी में बराबर बने हुए हैं, क्योंकि 90% साथी तो लाइब्रेरी में और कोचिंग संस्थानों में ही बने हुए हैं। हम सब तो रात दिन मेहनत करते हैं। आज इलाहाबाद है, अगर स्वस्थ होते तो लखनऊ होते, लखनऊ न होते तो गोरखपुर होते। लेकिन हम सब लगातार 6 वर्षों में मुकदमा झेले हैं, लाठी खाए हैं, गाली खाए हैं। उस दिन भी आपने देखा कि लाठी चली, प्रशासन की भी गाली खाए, मुझे कैप्चर करके रख लिया गया, आयोग के अंदर बैठा लिया गया। इतना झेलने के बाद भी जब हम सब डिमोटिवेट नहीं हो रहे हैं, जबकि आप सबको खुद हम हौसला दे रहे हैं, आपको जज्बे को जगाए रखे हैं, तो जब हम ऐसे व्यक्ति रात दिन मेहनत करते हुए भी डिमोटिवेट नहीं हो रहे हैं और जबकि हौसला ही बढ़ाते हैं, तो आपको भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति आपका जो लक्ष्य है कि अगर सरकार ने डीएलएड कराया है तो भर्ती दे, नहीं तो डीएलएड का संचालन बंद कर दे और छात्र दूसरी दिशा में जाएं और दूसरे कार्यों पर कार्य करें, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके।
मेरा तो यही मांग है कि सरकार के पास 1,26,028 पद रिक्त है, तो वो कम से कम या तो भर्ती दे या तो डीएलएड का कोर्स ही बंद कर दे या लिख के एक नोटिस जारी कर दे कि हम नहीं देंगे, डीएलएड का प्रशिक्षण नहीं कराएंगे, तो हम सब भी जैसे एलएलबी कर रहे हैं फिर उसी एलएलबी के क्षेत्र में हम वकालत करना शुरू कर देंगे। अपना उस चीज को मार्कशीट को कम से कम पब्लिक रूप से जला कर बता तो दे कि सरकार ने बंद कर दिया, हमने 2.5 लाख रुपए का लोन लेकर कर्जा लेकर डीएलएड किया था और ये हम डीएलएड की मार्कशीट जला रहे हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति हमारी जैसा युवा भ्रमित होकर के डीएलएड ना करे, क्योंकि प्राइमरी में अध्यापक बनने का सपना खत्म हो चुका है। तो बस यही सब मामला है। तो रजत जी ने जैसा कि आपको बताया कि अभी आपको हौसला नहीं खोना है, तो इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगला प्रश्न हमारा है रजत जी से, इस समय लगातार स्कूलों के बंद होने की खबर आप देख रहे हैं आ रहा है, जैसे कि अभी आपने कानपुर खबर सुना और आज और कल में बरेली और हमीरपुर का भी आया मैटर कि यहाँ पर कुछ स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद किया जा रहा है। और हमारा प्रश्न ये है कि क्या यह निजीकरण की शुरुआत है सरकार की, जैसा कि पहली बात जैसे कि बीएसएनएल के बर्बाद होने के बाद जियो ने हमसे धन उगाही करने की कोशिश की है कि जैसे बीएसएनएल नहीं रहा तो पूरा दबदबा जियो का बन गया, अब हमें मजबूरी में रिचार्ज कराना है चाहे इतने का हो जाए। तो क्या यह लग रहा है कि इसी तरह से जो है विद्यालय को बंद करते हुए आगे निजीकरण का मैटर आएगा सामने? मैंने इस चीज को 2019 से बताया कि सरकार संविदाकरण, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा को ला रही है, जिसको लेकर के सरकार समय समय पे बदलाव ला रही है। अभी हाल ही में सरकार ने एजुकेटर पे काम किया है, एजुकेटर को रख रही है, बाद में यही सहायक अध्यापक जो है हेडमास्टर के अधीन ये रखे जा रहे हैं, बाद में हेडमास्टर इनसे पढ़वाएगा भी, और फिर बाद में जैसे शिक्षा मित्रों को आंकड़ा शिक्षा मंत्री जोड़ करके दर्शाते हैं विधानसभा में या कहीं आंकड़ा प्रस्तुत करना होता है, तो शिक्षा मित्रों को और सहायक अध्यापकों को जोड़कर ही वो बताते हैं, यही रेशियो निकाल के अनुपात समानुपात बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती है कि सरकार ठेका प्रथा धीरे धीरे ला रही है, अचानक नहीं लाएगी, क्योंकि बहुत सारे बेसिक में संगठन भी है। मैं तो अपील भी करना चाहता हूँ आपके मंच से कि शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक संघ बना हुआ है, ये किस लिए बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है? क्या दलाली करने के लिए बना हुआ है क्या? कोई सहायक अध्यापकों के परिषदीय विद्यालयों से लेकर हर चीज की लड़ाई शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ को लड़नी चाहिए, लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा है। आज मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि भाई आधार कार्ड लिंक होने से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रेशियो कम हो रहा है। आज कानपुर नहीं, ये आधार कार्ड लिंक होने की वजह से मैं पूछता हूँ, आपके घर के कोई बच्चा, आपने अपने घर के 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों का आधार कार्ड बनवाया है क्या? अभी इतने जल्दी कोई मतलब ही नहीं, गांव में कोई नहीं बनवाता है। भाई यही चीज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जब पढ़े लिखे जागरूक लोग नहीं बनवा पा रहे हैं, तो ये जो किसान मजदूर के जो बच्चे हैं बेचारे, एक दिन वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? वो बेचारों को यहाँ तक वो पढ़ने के लिए बेचारे नहीं भेज पाते हैं। तो जो स्कूल के हेडमास्टर होते हैं, सहायक अध्यापक होते हैं, ये स्वयं जाते हैं उन बच्चों को घर से लेकर आते हैं पढ़ाने के लिए। आज आधार कार्ड जैसी लिंक लिंक करवा रहे हैं, इससे दिक्कत हो रही है, आधार कार्ड बन नहीं पा रहा है, जिससे नॉमिनेशन और संख्याएं घटती जा रही है, कम होती जा रही है। उसकी वजह से हर जिले में जो है 150, 200, 650 ये चीजें ऐसे बढ़ती जाएंगी। लेकिन ये शिक्षक संघ क्यों शांत है? ये शिक्षक संघ किस लिए बना है? क्या दलाली करने के लिए बना है? नहीं बना है। इनको चाहिए कि इस मुद्दे पर बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव करना चाहिए। आधार कार्ड वाला अभी कुछ दिन बाद लागू कराएं, चाहे 7 से 8 से 1 से लेकर 5 तक ना लागू कराएं। हमारा कहने का मतलब एक दो क्लास पढ़ने दीजिए, जब बच्चे थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, 2-3 साल का समय दे दें, या उनके जैसे अब सरकार जो है स्कॉलरशिप तो माता पिता के अकाउंट में भेज रही है, क्या उनके आधार कार्ड लिंक की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ाने वंचित किया जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन सरकार इस चीजों को नहीं समझ रही है, ना शिक्षक संघ इस चीज को समझ रहा है। इसी की भरपाई आम छात्रों को करना पड़ रही है, और साथ ही साथ उनका दाखिला भी नहीं हो रहा, और साथ ही साथ जो डीएलएड 12 लाख बेरोजगार डीएलएड प्रशिक्षित हैं, वो इसी अभाव की वजह से नौकरी नहीं पाएंगे, क्योंकि स्कूल ये बंद करके कहीं ना कहीं शिक्षक संघ खुद कमजोर हो रहा है। आज हर विभाग ठेका प्रथा हो रही है, रेलवे ठेका प्रथा हो गई, स्वास्थ्य विभाग ठेका प्रथा हो गया, और जब जब इन्होंने शिक्षा विभाग को ठेका प्रथा करने का प्रयास किया गया, तब तब हमने आंदोलन दिया है और सभी संगठनों ने दिया है। उसी की देन है कि आज तक ठेका प्रथा नहीं हो पा रही है। लेकिन धीरे धीरे ये आउटसोर्सिंग लाना, एजुकेटरों की भर्ती करना, कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। सही बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक निजीकरण का ही शुरुआत है, बाद में सभी चीजें प्राइवेट माध्यम से चलाई जाएंगी, और जो सरकारी टीचर बनने का आपका सपना है वो कहीं ना कहीं आपका धूमिल होता जा रहा है। और सभी का कहना है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से एक भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है।
जैसे कि 2 भर्तियां आपका 68,500 और 69,000 हुई है, लेकिन उसमें कहना यह है कि ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया गया था। जी हाँ, सहमत हैं इस बात पे। इस चीज़ में बराबर इस मुद्दे को रखता भी रहता हूँ। जी मामला ये है कि जब सरकार, या मैं एग्जाम्पल कल भी दिया था, आज भी मैं दे रहा हूँ, हमेशा देता हूँ, कि किसी विभाग में कोई, जैसे आप किसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं, मैं आपको हटा करके मुझे रखा जाए तो वो समायोजन कहा जाएगा। और जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हो और मुझे भी एक पद पे रखा जाए तो वहाँ पर रिक्त पद कहा जाता है। लेकिन सरकार ने जो 1,26,000 भर्तियों का प्रोपोगंडा फैलाया है, वो असल में ये है कि शिक्षा मित्रों की समायोजन की सीटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आदेशानुसार आई हुई है। तो सरकार को समायोजन की सीटों को रिक्त सीटों में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और भी प्रदेश में 1,26,028 पद रिक्त हैं, इस पे भर्तियों को विज्ञापन देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और आगे हम आपसे बातचीत में आगे बढ़ेंगे कि एक मुद्दा जो है भर्ती, जब आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसमें थोड़ा बहुत बच्चों के बीच जो है चल रहा था, इसको भी मैं आपसे प्रश्न करने के लिए लाया हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ होती है तो उसके लिए पहले से ही क्षमा मांगता हूँ। कि बात यह है कि धरने में जो है कुछ कोचिंग वाले फंड किए थे, उसमें उसका मैटर आया था, जिससे काफी बच्चे नाराज भी हो गए थे कि चटाई के लिए, व्यवस्था के लिए जो है कुछ कोचिंग वाले पैसे दिए थे। तो उसमें आपको तो नहीं मिला, ये तो 100% कन्फर्म है, क्योंकि आपने पूर्णतः इसका वीडियो भी बनाया और जो इसके दोषी हैं वो सभी छात्र जानते भी हैं, बाद में क्लियर हो चुका था। तो इसमें आप जो है क्या मतलब कुछ बताइए हमारे। मेरा कहने का उद्देश्य है कि नेता को ईमानदार छवि का होना चाहिए, बिल्कुल, और स्पष्टवादी सिद्धांत का होना चाहिए। अगर आपके ऊपर एक दाग लग जाता है तो वो चीज़ें फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसी के साथ मैंने मैं तो फिलहाल छात्र राजनीति में काफ़ी दिन से रहा, और इसमें मैं अपने डीलर साथियों के लिए 2017 से मैं कार्य कर रहा हूँ। मैंने आज तक किसी से 1 रुपये भी नहीं लिया। आंदोलन हो या कुछ भी हो, अगर एक नेता अगर अंदर गुण है तो ईमानदारी, स्पष्टता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ मैंने आज तक मैंने इस चीज़ को एकदम खंडन भी किया कि मैंने आज तक किसी से 1 रुपये ना कभी मांगा है, ना मुझे किसी के 1 रुपये की आवश्यकता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर 2,000-5,000 रुपये अगर मैं अपने साथियों के लिए खर्चा कर देता हूं तो मेरा खुद का परिवार है, वो खुद मेरी एक लड़ाई है, क्योंकि मैं स्वयं एक डीएलएड का भी अभ्यर्थी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष बाद में हूँ। क्योंकि भर्ती आएगी तो मुझे भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, और मेरे सारे दर्शकों को मिलेगा, मेरे भाइयों को मिलेगा। तो वो चीज़ें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मैं चटाई लेते आ रहा हूँ या बैनर बनवा दिया या मैं माइक ले आया तो वो चीज़ें 2,000-5,000 रुपये मेरे जेब से खर्चा हो जा रहा है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। इस चीज़ों को मुझे खर्चा कर भी देना चाहिए, क्योंकि 6 वर्षों से भर्ती नहीं आई है। तो फिलहाल जो व्यक्ति ने पैसा लिया था, मैंने उस व्यक्ति से कहा अगर पैसा मिला है या तो कोचिंग वालों को वापस कर दीजिए, या अगर नहीं वापस करना चाहते तो उस चीज़ों को आप कहीं ना कहीं व्यय करिए, कि जिससे बच्चों के बीच में संदेश जाए कि आपको जो पैसा मिला था आपने खर्चा कर दिया। सही बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति रजत जी को दोषी कहीं पर भी पैसे के मामले में नहीं बना सकता, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही धरने में जो है बार बार अपनी बात रखी है कि ना तो मैं कभी पैसा किसी से मांगा हूं और ना ही आगे पैसा देने की बात करता हूं। अगर कोई संस्थान देना चाहता है बच्चों के लिए सुविधा के लिए तो वह सार्वजनिक रूप से दे सकता है, अकेले में देने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से भ्रम से आप दूर रहें, और बाकी तो सच आपको बच्चों को पता ही है, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे जैसे कि आगे शिक्षक भर्ती को लेकर आपकी क्या रणनीति है, जिससे बच्चे जो है कुछ जानना चाहते हैं बहुत से लोग कि आगे रणनीति क्या। अभी 29 सितंबर को हमारे सभी तमाम साथियों ने ट्विटर अभियान रखा है, और हम सब ट्विटर, मैं अस्वस्थ भी हूँ इस समय, डॉक्टर परामर्श के अनुसार मैं वर्क के भाग दौड़ तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिस वीकनेस के साथ मैं इसमें जूझ रहा हूँ उस समय तो मैं काफ़ी अस्वस्थ भी हूँ, आप देख भी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बस इतना है कि अभी जब तक मैं अस्वस्थ हूँ तब तक मैं सोशल मीडिया पर भी मांग और मुद्दा उठाता रहूँगा, बेड रेस्ट रहते हुए भी, और जैसे ही स्वस्थ होऊंगा उसके बाद आगे की कार्य दिशा जो भी रहेगा आप सबको बताया जाएगा। तो एक बात और, काफ़ी छात्र निराश हैं जो गरीब परिवार से हैं और काफ़ी दिनों से जो है प्रयागराज और अन्य जगहों पर जो है कोचिंग करके या कमरा लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो निराशा हाथ लगने के बाद बहुत सारे छात्र जो है आत्महत्या की कोशिश करते हैं, बहुत सारे छात्र आत्महत्या कर भी लेते हैं। तो आप इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो निराश हो? कायरता से जीवन नहीं जिया जाता है, जीवन संघर्ष के लिए ही बना है। अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो मैं इस परिस्थिति में हूं कि पुलिस की प्रताड़ना से लेकर के, घर परिवार की नाराजगी से लेकर के, और हर स्तर से, जमीनी स्तर से करने के बावजूद भी, बेरोजगारी के इस दंश में झेलने के बाद भी आपको आय का स्रोत खुद बनाना होगा।
ये उम्र है, आप अपना पढ़ाई भी करते रहिए। जैसे मैंने एक नारा भी दिया, लड़ाई और पढ़ाई। बिल्कुल, जीवन में लड़ाई और पढ़ाई की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। जीवन में आप पढ़ते भी रहिए और इस उम्र में थोड़ा सा इनकम के लिए एक स्रोत बनाइए कि कम से कम कोई ऐसा स्रोत बनाइए, या थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, थोड़ा सा आप कहीं 2-4, अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो कोई अगल बगल कोचिंग संस्थान या बच्चों को ट्यूशन भी दे दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, इस बेरोजगारी के दंश से आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। तो इसका मतलब नहीं है कि हम बेरोजगारी से पैसा नहीं आ रहा, घर से मांगना नहीं चाहते हैं और आखिरी में आप बहुत डिमोटिवेट हो जाएं और आप सुसाइड करना एक कायरता की परिचय होती है। तो आप कायर नहीं हैं, हीरो हैं। आप डीएलएड का इतिहास रहा है कि हम कोई राजनीतिक पार्टी से न होने के बाद भी हमने वो आंदोलन किए हैं जो एक इतिहास बन गया, जिसको राजनीतिक पार्टियां भी सोचती हैं, समझती हैं। हर आंदोलन को राजनीतिक पार्टियां भी अपने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर उठाती हैं। विधानसभा में आपका मुद्दा गरजता है, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी भी इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। क्योंकि अगर डीएलएड एक प्रशिक्षण कोर्स भले होगा, लेकिन इस मुद्दे को हम आपने ही एकजुटता के साथ ही उठाया है। आज हम सबकी ताकत ये है कि 2022 में आचार संहिता लगने से एक दिन पहले हम सबने 75 जिले में प्रोटेस्ट किया, और जो एक राजनीतिक पार्टी भी हजारों की संख्या में नहीं करा सकती, वो चीज हम आपने कर दिखाया है। तो ये चीजें ना हो, अपनी ताकत को जैसे हनुमान जी पहचाने और अपनी ताकत को देखकर उन्होंने पहाड़ उठा लाया, उसी प्रकार से आप अपनी ताकत का, अपनी अंदर की वो चीजें, सकारात्मक चीजें देखिए जिसमें आप आगे हो सकते हैं। बाकी नौकरी की तैयारी करिए, साथ में कुछ पार्ट टाइम भी अवसर देखते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है कि अगर जो ये लड़ाई है हमारी सरकार से, ये केवल रजत जी की अकेले नहीं है, ना तो हमारी अकेले है। जब तक आप साथ नहीं देंगे, पूरा जो हमारा डीएलएड परिवार है, 12 लाख जिनकी संख्या कम से कम है, अगर वो सभी एक साथ एकजुट नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई जीतना इतना आसान नहीं है सरकार से। क्योंकि आपको पता है कि निजीकरण जो है धीरे धीरे इनका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सभी लड़ाई में साथ दें और कुछ ना कुछ अपना करते रहें, जिससे कि आप एक और अलग अपना क्षेत्र बनाकर रखें, जिससे अगर आपको कोई यहाँ पर दिक्कत हो रही तो आप उस क्षेत्र में अपना आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो इसमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने, भगवान ने आपको जो है अच्छा बनाया है, आपको हिम्मत दी है, सब कुछ आपके पास है, आपको डरने की क्या जरूरत है, हताश होने की क्या जरूरत है। मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं सफलता आपको 100% मिलेगी, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा यूपी टेट सुपर टेट पर एक बार आखिरी बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा वीडियो देखते हैं कि यूपी टेट कब आ रहा है, सुपर टेट कब आ रहा है। तो क्या कुछ उम्मीद दिख रहा है कि कुछ यूपी टेट और सुपर टेट आने की कब तक? जैसा कि 19 तारीख को धरने में अध्यक्ष महोदया ने बताया कि हमने यहाँ से जो है प्रस्ताव भेज दिया सरकार के पास नई भर्ती के लिए। अब हमको लग रहा है कि आगे धीरे धीरे रास्ता खुल रहा है। तो आपके हिसाब से कि कब तक कुछ नई भर्ती या सकारात्मक जो न्यूज है मिलेगी? हमने इलाहाबाद से, मेरा लक्ष्य था कि आयोग के द्वारा अध्याचन भिजवाना, और इस पर हमने कार्य भी किया और 20 दिन का संघर्ष का फल ही मिला कि आयोग ने अध्याचन 11 सितंबर को ही बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दिया है। अब बेसिक शिक्षा परिषद कितने पदों पर भर्तियों के लिए प्रस्तावित करता है या आदेश देता है, ये तो आने वाले दिनों में ही दिखाया जा सकता है। क्योंकि मैं अभी ना निदेशालय जाकर महानिदेशक जी से मुलाकात कर पाया हूँ, क्योंकि अस्वस्थता की वजह से लखनऊ जाना नहीं हो पा रहा है। बाकी बहुत जल्द मैं स्वस्थ होने के बाद लखनऊ मेरा जाना होगा, या मेरा कोई साथी मैं संपर्क करता हूँ, वो जाए पता करे कितने अध्याचन भेजेगा आयोग को। ये चीज़ें तो अभी मुलाकात के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। और रही बात यूपी टेट, तो यूपी टेट में कोई ऐसा विवाद नहीं है। जैसे सीटेट हर 6 महीने में होता है, वैसे आयोग बना है, हर साल यूपी टेट होगा। तो यूपी टेट के लिए इतना परेशान मत होइए। बात मुद्दा है नई शिक्षक भर्ती का, तो यूपी टेट तो होना ही होना है। आपको दिसंबर या जनवरी तक संभवतः देखने को मिल भी सकता है यूपी टेट, लेकिन हमारा उद्देश्य इस समय है शिक्षक भर्ती का। तो शिक्षक भर्ती प्रभु से मनाते हैं कितना जल्दी आ जाए और कितने जल्दी 12 लाख छात्रों का उद्धार हो जाए। तो आप टेंशन ना लीजिए, जो छात्र परेशान है उनसे यही कहना है आखिरी बात की अगर सुपर टेट आता है, भर्ती आती है, तो आपका पहले यूपी टेट ही आ गया, क्योंकि बहुत दिनों से यूपी टेट नहीं हुआ है। बहुत सारे बैच छात्र जो है ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं पास करके। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यूपी टेट आपको 100% पहले देखने को मिलेगा, इसके बाद ही सुपर टेट आएगा, ठीक है। तो इस समय जो है, और एक बात सरकार से, अगर यह वीडियो किसी भी मंत्री, विधायक या नेता या किसी भी सरकार की जो पार्टी है उसके पास यह वीडियो देख रहे हैं कोई व्यक्ति, तो उनसे कहना है कि निजीकरण को बंद करते हुए आपको चाहिए कि आप नए विद्यालय सृजित करें, बनाएं, प्राथमिक विद्यालय, ना कि उनको बंद करें। और आप लगातार विद्यालयों को बंद कर रहे हैं, तो जिससे गरीब परिवार के जो छात्र हैं, गांव के छात्र हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अशिक्षा का माहौल है, जो हमारा देश शिक्षा के बजाय अशिक्षित होता जा रहा है। तो बड़े ही शर्म की बात है, इस जो काम हमको पढ़ाई लिखाई बढ़ाना चाहिए हमारी सरकार को, वहाँ पर ये लोग दूसरा काम कर रहे हैं। तो चलिए, हमारी बातचीत, बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी को कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक अच्छा संदेश मिला। धन्यवाद भैया आप सभी।